यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें फर्दर और नोट करें क्वेश्चंस। A particle starts from rest. A particle starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration. Then it travels distance 2s with uniform speed, and finally it travels a distance 3s with uniform retardation and comes back to rest. With uniform retardation and comes back to rest. What is the ratio of its average velocity to maximum velocity? What is the ratio of its average velocity to maximum velocity? तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि किसी एक ए पॉइंट से रेस्ट से स्टार्ट होना और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए किसी वी स्पीड को अटेन करना और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वी और फिर रिटार्डेशन एंड कमिंग बैक टू रेस्ट। इस पार्ट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0 और इस पार्ट में रिटार्डेशन। क्वेश्चन सेज कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो है s और कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो है 2s और रिटार्डेशन जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो है 3s। ये गिवन है और पूरा डिस्टेंस a से लेकर के d तक जो डिस्टेंस है, कंप्लीट जर्नी, देखो एवरेज वेलोसिटी तो किसी भी केस के लिए सॉल्व हो सकती है ना, तो पूरे जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी है और a से लेकर के d तक जो जर्नी हुई उसमें जो वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव हुई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये v है क्योंकि 0 से बढ़कर के v हुई थी और फिर v मेंटेन रही और फिर v से 0 हो गई, यानी इस पूरे जर्नी में जो मैक्सिमम वेलोसिटी हुई है वो तो v ही है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन, और अगर ये टाइम a टू b का टाइम सपोज t1 है, एज्यूम कर रहे हो, लेट, और b टू c का टाइम सपोज t2 है और c से d का टाइम सपोज t3 है, राइट। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी अगर लिखना हो तो ये s प्लस 2s प्लस 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 है। और मैक्सिमम क्या है, एंड v मैक्सिमम, ये भी जो हमने यहां एज्यूम किया है v, ठीक है, ये होगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में खाली ए बी पार्ट का एवरेज लिखें तो s बाय t1 है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एवरेज हमेशा क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2।
यानी ये 0 प्लस वी बाय 2, विच मीन्स 2s अपॉन v इज t1। v कौन सी वैल्यू है? जो यहां, जिसको हम मैक्सिमम नोट किया हमने। तो t1 सॉल्व होता है 2s बाय v। b टू c पार्ट तो एक्सेलरेशन नहीं था, तो b टू c पार्ट में तो जो भी 2s ट्रेवल है वो कांस्टेंट v से ट्रेवल है। तो अगर ये टाइम t2 है तो 2s को लिख सकते हैं v इंटू t2, यानी जो t2 है वो 2s बाय v है। ठीक है, ऐसे ही यहां इस पार्ट के लिए 3s बाय t3 इज एवरेज। और ये भी केस क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एवरेज तो यही होता है। तो यहां से t3 सॉल्व होता है 6s बाय v। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अगर आप सॉल्व करें तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ये सॉल्व होता है 10s बाय v। और ये v एवरेज में s प्लस 2s प्लस 3s इज 6s। ठीक है, और t1 प्लस t2 प्लस t3 सॉल्व किया 10s बाय v, तो 10s बाय v। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आता है 3v बाय 5। v एवरेज सॉल्व होकर आता है 3v बाय 5। एंड व्हाट इज v मैक्सिमम? इट इज v। तो v एवरेज और v मैक्सिमम जो रेशियो पूछा है 3v बाय 5 अपॉन v, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3 बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखें, हम वेरियस टाइप जो पॉसिबल हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वैसे सब एग्जांपल्स करते चले जा रहे हैं। तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखें, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 1 meter per second square. A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. Full stop. A man who is 48 meter behind the bus. A man who is 48 meter behind the bus starts running at the same time, यानी जिस मोमेंट पे बस स्टार्ट हुई है ना उसी टाइम, ए मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग एट द सेम टाइम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, with uniform velocity of 10 meter per second. What is the minimum time? What is the minimum time after which the man will catch the bus? What is the minimum time after which the man will catch the bus? देखो, ये एक पॉइंट जहां से बस स्टार्ट होती है, मैं बस को बी लिख रहा हूं, और ये वो पॉइंट जहां से वो मैन स्टार्ट होता है, यानी एक इंस्टेंट पर मैन इस बस से 48 मीटर बिहाइंड है।
उस मोमेंट पर ये बस इस डायरेक्शन में u0, लेकिन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट होती है, और मैन जो 48 मीटर बिहाइंड है उसी मोमेंट पर स्टार्ट्स रनिंग, और मैन की 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी है। अरे सुने, तो मैन इज रनिंग टुवर्ड्स द बस, और मैन की स्पीड तो 10 है, बस तो भी स्टार्ट हुई है, तो मैन इज कमिंग क्लोजर टू बस, तो ये बस कैच करता है आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम। वहां एक ऐसा भी वर्ड यूज हुआ है, उस मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है उसकी बात करते हैं आगे, बट आफ्टर सम टाइम एज पर द क्वेश्चन मैन इज एबल टू कैच द बस, तो वो टाइम ढूंढना है हमें। तो बस कैच होने का मतलब कि वो रनिंग मैन बस के साथ आ जाता है, यानी वो मैन जो बस से 48 मीटर पीछे था वो बस के साथ आ जाता है। बस और उसके बीच में जो 48 मीटर की सेपरेशन थी वो 0 जब होगी तो उस समय मैन बस कैच करने की पोजीशन में होगा। सो इसी लाइन पर चलते हुए एक तरह से आफ्टर सम टाइम ऐसा है कि वो बस और मैन साथ साथ है, ठीक है। बस और मैन के बीच में सेपरेशन 0 हुआ है, तो लेट अस सपोज कि वो इस पॉइंट से कुछ s आगे जाकर हुआ है, यानी जितने टाइम में बस ने s ट्रेवल किया है विद u0 एंड a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उतने टाइम में मैन ने कांस्टेंट वेलोसिटी से s प्लस 48 ट्रेवल कर लिया है। यानी फॉर मैन इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और s प्लस 48 जो है वो 10t है, और उतने ही टाइम में इस बस ने ट्रेवल किया है ओनली s, सो s इज ut plus half at square, so it is half into 1 into t square, that t is same। तो यहां से इन दो इक्वेशन से t स्क्वायर बाय 2 s में पुट कर रहा हूं यहां पर प्लस 48 इज इक्वल टू 10t, और इट इज t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0। इट्स ए क्वाड्रेटिक इन t square minus 12t minus 8t plus 96 equal to 0. t common, t minus 12 minus 8 common, t minus 12. So t minus 8 and t minus 12 are the factors equal to 0, जिसका मतलब है कि या तो t 8 और या t 12, तो दो t सॉल्व हो रहे हैं और दोनों t पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो लेट अस चेक कि ऐसे दो आंसर्स क्यों आए। देखो मैथमेटिकली आपने इक्वेशन ये बनाई है कि इस केस में ऐसा कब होगा जब मैन और बस साथ साथ होंगे, राइट। तो मैथमेटिकली इक्वेशन आपको दो टाइम दे रही है, यानी स्टार्ट होने से 8 सेकेंड बाद भी मैन और बस साथ साथ होंगे और 12 सेकेंड्स बाद भी मैन और बस साथ साथ होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 8 सेकेंड में व्हेन एक्सेलरेशन इज 1, तो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, मैं बस के लिए बात कर रहा हूं, बस की 8 सेकेंड्स के बाद v क्या होगी, तो इट इज 0 प्लस 1 इंटू 8, ये v आता है 8, राइट। 8 मीटर पर सेकेंड v होगी बस की।
और मैन तो है 10, यानी मैन बस को चेज करता हुआ जब बस के पास पहुंचेगा पहली बार, तो बस की स्पीड अभी इंक्रीज होकर 8 ही हुई है और मैन पीछे से आ रहा है। मैन की स्पीड है 10, यानी अगर मैन इस बस को कैच नहीं करता, लेट अस अज्यूम द केस कि मैन रन करता ही रहता है, तो मैन इस बस के पास आकर के इस समय बस के साथ आएगा 8 सेकेंड्स के बाद, और मैन की स्पीड 10 है, बस की 8 है, तो मैन बस से आगे निकल जाएगा। मैन विल ओवरटेक दी बस, और बस अपनी स्पीड बढ़ा रही है। मैन 10 से चल रहा है और बस अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जब 10 से ज्यादा कर लेगी तो फिर एक तरह से बस मैन के पास आना शुरू हो जाएगी। जब तक मैन की स्पीड ज्यादा रहेगी ना, मैन बस से आगे निकलता रहेगा, लेकिन मैन की स्पीड कांस्टेंट है, बस की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बस की स्पीड बढ़ करके 8, 9, 10, जैसे 10 से बढ़ेगी तो फिर मैन के पास आना शुरू हो जाएगी। यानी एक बार फिर दोबारा ऐसा होगा, मैन यहां आगे तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर बस उस मैन को चेज करते हुए मैन के पास आएगी, और वैसा होगा t इक्वल टू 12 सेकेंड्स पर। यानी इस केस में बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि मैन और बस के बीच इस लाइन पे चलते हुए मैन और बस स्टार्टिंग इंस्टेंट के बाद 2 बार एक साथ होते हैं, और वो किस किस टाइम के बाद होते हैं। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। 8 सेकेंड्स के बाद भी मैन और बस साथ साथ होंगे, और 12 सेकेंड्स के बाद भी मैन और बस साथ साथ होंगे। यानी अगर ये कैच नहीं करना रनिंग का केस है, तो 8 सेकेंड्स पर वो सिचुएशन बनेगी कि मैन उस बस को ओवरटेक करता होगा, और 12 सेकेंड्स में वो सिचुएशन बनेगी कि बस मैन को ओवरटेक करती होगी। ठीक है, तो यहां आपसे मिनिमम टाइम जो पूछा है तो आपको 8 सेकेंड से आंसर देना है। लेकिन आप इसको थोड़ा वैसा भी समझें कि जब भी हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 रूट और दोनों रूट्स रियल हों, एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ ना आपने, तो बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जब सॉल्व करें, जैसे हम t0 से ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं और t0 से ऑनवर्ड बात किया तो आपके पास t नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं और t आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं नेगेटिव, तो उसका मतलब होगा कि रूट्स रियल नहीं है। क्योंकि एक बात समझें, ऐसा तो पॉसिबल है ना कि मैन की स्पीड 10 है, मैन तो स्पीड कांस्टेंट चल रहा है, मैन बस के साथ पहुंचे उससे पहले ही बस की स्पीड 10 हो गई। मैन और बस के बीच में जो गैप था वो तब तक ही डिक्रीज हो रहा था जब तक मैन की स्पीड ज्यादा थी, बस की कम थी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैन बस के पास पहुंचे उससे पहले ही बस की स्पीड 10 हो गई, और बस की स्पीड भी 10 से 11 होनी है, क्योंकि बस की स्पीड बढ़ती जा रही है। बस की स्पीड एवरी सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़नी है एवरी सेकेंड। तो उस सिचुएशन में मैन बस को कैच कर ही नहीं पाएगा। यानी उस सिचुएशन में ऐसा कोई टी होगा ही नहीं जब मैन और बस साथ साथ होंगे। तो अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास जो दोनों टी, 2 रूट्स आएंगे, वो नेगेटिव आ जाएंगे। यानी इस केस में देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। एक केस जो हमने क्वेश्चन किया कि मैन और बस 2 बार साथ साथ हुए। एक वो भी केस हो सकता है कि मैन जब बस के पास पहुंचा तो वो मोमेंट था जब बस भी 10 हुई थी। यानी मैन बस के साथ पहुंच तो गया, लेकिन उसी मोमेंट पर बस की स्पीड बढ़ती हुई 10 हुई है, तो मैन बस को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। मैन और बस दोनों साथ साथ होंगे, मैन पीछे से आ रहा है, बस के साथ पहुंचा, बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, और साथ होने
के मूवमेंट के बाद बस ही स्पीड अप होकर आगे निकल गई, उसको बोलते हैं कि मैन इज जस्ट एबल टू कैच द बस। यानी यहां पर इस इक्वेशन से अगर आपके पास सॉल्व होने के बाद दोनों टी सेम आ जाए, आप याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जब करते हैं तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एक बोथ रूट्स आर रियल बट इक्वल, और तीसरा होता है कि बोथ रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां आपके पास हो सकता था ये दोनों टी सेम आते। अगर दोनों टी सेम आते तो उसका मतलब होता है कि मैन और बस एक ही बार साथ हुए हैं, जस्ट एबल टू कैच द बस। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कि मैन उस बस को कैच ही नहीं कर पाए। तो हम इस एग्जांपल में इसको जनरलाइज कर लेते हैं सारी बात को कि इस बस का कोई एक्सेलरेशन है a, इस मैन की कोई स्पीड है v, और मैन इस बस से कुछ s पीछे है। मतलब हम इस केस, या चलो इसको s माना हुआ था, इसको x मान लेते हैं कि मैन उस बस से x पीछे है बिगनिंग में। तो ये बस कैच होनी है नहीं होनी है, इसकी पॉसिबिलिटी को एक बार स्टडी करें। तो आपके पास ये s प्लस x इज vt और x, सॉरी s, दिस s इज हाफ at स्क्वायर। मतलब हमें ना तो x पता है, x कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही v भी पता नहीं है, मैं वेरिएबल छोड़ रहा हूं और एक्सेलरेशन भी a लिख रहा हूं। तो यहां इस s को ले आए तो हाफ at स्क्वायर प्लस x इज vt, which gives you at square plus 2x is 2vt, और at square minus 2vt plus 2x equal to 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप d लिखते थे कैपिटल D, वो होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे, अगर इक्वल टू 0 है मतलब ग्रेटर है तो रूट्स रियल होंगे अनइक्वल होंगे, इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल होंगे। तो हम यहां से, हमारे पास रूट का मतलब है टी की वैल्यू आना, ये मैन बस को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इक्वेशन से यहीं से पता चल जाएगा। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ये मैन बस कैच नहीं कर पाएगा। यहां डिस्क्रिमिनेंट बनाए तो टी में क्वाड्रेटी है ये, तो टी का कोफिशिएंट है -2v, सो -2v स्क्वायर -4, दिस इज a एंड कांस्टेंट पार्ट इज 2x, ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट। सो फॉर मैन टू कैच द बस, आपके पास 4v स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4v स्क्वायर माइनस 8ax should be greater than or equal to 0, which means v square minus 2ax should be greater than or equal to 0, means v should be greater than or equal to root 2ax। बहुत बार हमें ये कंडीशन ही पूछ ली जाती है कि अगर इस मैन को ये बस कैच करनी है तो व्हाट इज द कंडीशन। तो मैन की v इस a और इस x से जो सॉल्व होता है 2ax, उससे ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए। और हां, अगर ये इसके इक्वल है, इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, तो वो जस्ट बस को कैच कर पाएगा। यानी आपके पास
ऐसे केस में आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर v, if v is less than root 2ax, man cannot catch the bus. And equal, तो man just catches the bus. और अगर ये v ग्रेटर देन रूट 2ax होती तो मैन देर आर टू इंस्टेंट्स व्हेन मैन कैन कैच द बस। अच्छा, कैच का मतलब है मैन और बस का साथ साथ होना। बहुत बार क्वेश्चन में मैन बस ये नहीं है, सिंपल एक केस कि एक पर्सन रनिंग है और आगे एक पर्सन स्टैंडिंग है। जब ये पीछे से आने वाला पर्सन इससे इतने डिस्टेंस पीछे था तो ये भी रन होना शुरू हो गया। इसकी भी कांस्टेंट थी और ये रेस्ट से विद सम एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बी टुगेदर। तो ये लैंग्वेज कुछ भी बन सकती है, ये केस आपके पास वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें। हमने लास्ट क्लास में वैसे एग्जांपल्स किए थे जहां एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी होता था और वेलोसिटी डिक्रीज होकर जीरो होती थी और जीरो होकर के वो रिवर्स हो जाता था। और मैंने आपको समझाया था कि ये रिवर्स होने के सभी केसेस में, क्योंकि एक्सेलरेशन जिसने रिटार्ड कराया है और जो रिवर्स में एक्सेलरेट करा रहा है वो सेम है, तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, वो जो एक पॉइंट डिस्कस हुआ तो उस पर हमने एग्जाम्पल कुछ किए थे। एक दो एग्जाम्पल जरा और उस पर नोट करें उस तरह के केसेस में। देखें केस, ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड, ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड passes a point at the height 10.2 meter twice, passes a point at the height 10.2 meter twice in an interval of 10 seconds. What was its initial velocity? एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एक सर्टेन पॉइंट से विद वेलोसिटी से u और अप जाते हुए एक हाइट है और वो हाइट है 10.2 मीटर। ठीक है, इस हाइट को ये ऑब्जेक्ट दो बार क्रॉस करता है। तो आई थिंक ये एग्जांपल समझ में आता है आपको। दो बार क्रॉस करने का मतलब एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, दो बार क्रॉस करने का मतलब ये केस है। लेकिन इस हाइट को ये दो बार क्रॉस करता है इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, यानी इस पॉइंट पर जब ये है तो इसी पॉइंट पर जब रिवर्स होकर के वापस आता है तब तक 10 सेकेंड्स पास हो जाते हैं।
मतलब यहां से कोई टाइम गिवन नहीं है, इसी पॉइंट पर ये 2 बार होता है इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, ऐसा केस। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन? तो अब ये जाना और ये आना हमने क्या समझा था, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, ये दोनों टाइम सेम है। और अगर ये जाना और यहां तक आना टोटल टाइम 10 सेकेंड्स है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना होगा, 10 का हाफ 5, यहां से यहां तक कितना होगा 5। यानी अगर मैं इस पॉइंट को जहां से थ्रो किया ए, ये पॉइंट बी, इसका नाम सी रखता हूं, तो बी टाइम फॉर बी टू सी आता है 5 सेकेंड्स। बी से सी और फिर सी से बी, ये कितना टाइम है, 10 सेकेंड्स। बी टू सी कितना, 5 सेकेंड्स। तो बी टू सी पार्ट में सी की वेलोसिटी 0 है, इसी पार्ट में 0 इक्वल टू वी एट बी। वी जो बी पॉइंट पर है वो बीसी का इनिशियल है और ये अपवर्ड, तो प्लस, और ए कहां है, डाउनवर्ड, तो माइनस जी, और टाइम कितना 5। तो यहां से वी एट बी आ जाता है 5g। और ए से बी पार्ट के लिए, ए से बी पार्ट के लिए बी फाइनल है, ए इनिशियल है, और हमें ए पॉइंट की यू फाइंड आउट करनी है। तो वी बी फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उसको माइनस लिया हुआ है, और अपवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है वो है प्लस 10.2, तो ये आपके पास 10.2। तो यहां वी एट बी नोन है 5g स्क्वायर, वी ए जिसको u मान लिया था आपने, और ये माइनस 2g इंटू 10.2। तो यहां से हम u सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। An object is thrown upwards with initial velocity u. An object is thrown upwards with initial velocity u. Full stop. What is the distance traveled? What is the distance traveled in last t seconds? What is the distance traveled in last t seconds of upward journey? What is the distance traveled in last t seconds of upward journey? देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं u से, तो अप जाते हुए इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो जो एक्सेलरेशन g एक्ट होता है डाउनवर्ड, वो इसको स्लो कराता है, और स्लो करते हुए इस वेलोसिटी को 0 कर देता है आफ्टर सम टाइम। तो वो टाइम टेकन इस पे डिपेंड करेगा कि u की क्या वैल्यू सेलेक्ट हुई, लेकिन 0 तो होना ही है ना। यानी वट एवर मे बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो, अपवर्ड जाते हुए जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी होनी है वो 0 ही होनी है, ठीक है। और फिर इसमें रिवर्स आना है, यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, अप जाता हुआ फाइनली वो वापस आता है।
यानी उसका एक अपवर्ड जर्नी हो जाता है और एक डाउनवर्ड जर्नी हो जाता है। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो जो भी लूं, इसका फाइनल तो जीरो ही है ना, यानी डाउनवर्ड जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। मैंने इसको 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 40 से किया, 50 से किया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो जीरो ही होना है, राइट। और जो ये हमने पॉइंट समझा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड सिमेट्रिक होता है, यानी कोई पॉइंट बीच में ले लेते हो आप, तो यहां से यहां तक का जो टाइम होता है रिवर्स में यहां से यहां तक का वही टाइम होता है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अप जाते हुए जो भी टाइम लगा उसमें आखिरी लास्ट टी सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो लास्ट टी सेकेंड्स अपवर्ड जर्नी के उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट टी सेकेंड्स में होना है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। अरे समझे, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी is same as the distance traveled in the first t seconds of downward journey, और first t seconds of downward journey का u zero है, तो what is this s? It is half gt square. It is half gt square, which means कि अपवर्ड जर्नी के लास्ट t सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा, आंसर इज हाफ gt स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो लास्ट t, बहुत बार क्वेश्चन में वो टी दे देते हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इवन 1 सेकेंड, तो जो भी इंटरवल उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या ध्यान रखेंगे आप कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो u कुछ भी हो, अपवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकेंड्स का डिस्टेंस फिक्स है और वो है हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, कैसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर हमने 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो लास्ट टी सेकेंड्स में सपोज 10 मीटर ट्रेवल होता है, तो अगर हम इसको 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दें तो लास्ट टी सेकेंड्स में कितना ट्रेवल होगा, तो आंसर है सेम ही होगा, क्योंकि ये u कुछ भी हो, लास्ट टी सेकेंड्स का आंसर है हाफ gt स्क्वायर। क्या लॉजिक से कि लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड तो वही होना है जो फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड जर्नी का u तो हर बार जीरो ही होना है, ये u कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बात एज रिजल्ट भी आप नोट कर लेना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देन व्हाटएवर मे बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी इज ऑलवेज हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट question. With what speed should an object be thrown? With what speed should an object be thrown vertically upwards so that distance traveled by it in 5th second and 6th second are equal? With what speed should an object be thrown vertically upwards so that distance traveled by it in 5th and 6th second are equal? और ये भी केस कुछ इसी लॉजिक पर बेस्ड है। देखो, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, तो कंसेक्यूटिव सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो ही नहीं सकता है। अगर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता हो तो बाय डेफिनेशन इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आप याद करें 9th क्लास में यूनिफॉर्म मोशन की ये डेफिनेशन आपने याद की थी, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो जब
आपने अपवर्ड थ्रो किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो कोई भी, जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ बोला है, तो फिफ्थ सेकंड में 1 सेकंड है और सिक्स सेकंड में 1 सेकंड है और दोनों कंसेक्यूटिव भी हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल एक्सेलरेशन की प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता है। तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन था और अप जाते हुए जब रिवर्स होना है तो अप जाते हुए किसी इंटरवल का डाउन आते हुए उस इंटरवल में सेम एस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड सिमेट्रिक होता है। ऐसा इंटरवल ढूंढा जा सकता है अप जाते हुए उस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल था, डाउन आते उस इंटरवल में उतना ही ट्रेवल था, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि मान लो ये जाना आना टोटल 10 सेकेंड है, तो हम कहते हैं ना कि 5 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड ये है, यानी टोटल टाइम को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया 5-5, तो दोनों में वो सेम आया, जबकि थ्रू आउट केस क्या था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन वो सेम इसलिए आ गया क्योंकि एक बार ये अपवर्ड है और एक बार डाउनवर्ड है। तो ये भी एक इसी पॉइंट पर बेस्ड एक कॉमन सा क्वेश्चन है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव। जैसे मैं कहूं कि फोर्थ एंड सेवेंथ, थर्ड एंड एट्थ, राइट, तो ऐसा भी इक्वल हो सकता है। लेकिन यहां क्या दिया? फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी वो कंसेक्यूटिव। तो ये डिस्टेंस जो सेम होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड के, अगर वो कंसेक्यूटिव बोल दिए, इसका मतलब हो गया कि ये फिफ्थ सेकेंड अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड है और सिक्स्थ सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकेंड है। क्योंकि ये अपवर्ड का लास्ट और डाउनवर्ड का फर्स्ट ये कंसेक्यूटिव हो जाता है। यहां क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते थे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेवेंथ एंड एट्थ सेकेंड, तो जो दो कंसेक्यूटिव 1-1 सेकेंड दिए हैं वो आपके पास ये लास्ट 1 सेकेंड और ये लास्ट 1 सेकेंड, ये उस क्वेश्चन से हिंट मिला हमें। यानी अगर फिफ्थ सेकेंड सिक्स सेकेंड की जगह यहां दिया होता 7 सेकेंड 8 सेकेंड, तो उसका मतलब होता कि 7 सेकेंड अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड है और 8th सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकेंड है। और इस क्वेश्चन में फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर इक्वल, इट मींस फिफ्थ सेकेंड is the last second of upward journey and sixth is the first second of downward journey. तो फिफ्थ सेकेंड अगर अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड है, इसका मतलब है कि टोटल टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी जो है वो 5 सेकेंड्स है। टोटल टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी 5 सेकेंड्स है। और अगर टोटल टाइम अपवर्ड जर्नी का 5 सेकेंड्स है, यानी ऐसी यू है जो 5 सेकेंड में 0 होती है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से u सॉल्व हो सकता है। तो यहां आप जो केस गिवन है, मतलब हम ऐसा नोट कर लेंगे कि जो गिवन केस है, द गिवन केस इज पॉसिबल व्हेन फिफ्थ सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी and sixth second is the first second of downward journey. और अगर अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकेंड फिफ्थ है, तो इसका मतलब होता है कि टोटल टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी जो है वो 5 सेकेंड्स है। तो इस A से इस B तक, हाईएस्ट पॉइंट B तक, तो A टू B के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g और टाइम कितना 5, तो u सॉल्व हो गया 5g, यानी u सॉल्व हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें,
इसी तरह के एग्जांपल्स में जहां हम रिवर्स की बात करते हैं, जरा एक और बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, वो नोट करें जरा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी of an object is 10 meter per second and an acceleration of 2 meter per second square and an acceleration of 2 meter per second square is acting on it in the direction opposite to the direction of initial velocity, in the direction opposite to the direction of initial velocity। ये केस हुआ, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्या क्वेश्चंस वेरियस टाइप के बनते हैं, मैं 4-5 पार्ट्स बना के आपको दे रहा हूं, आप नोट करें। पार्ट 1, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 4 seconds after the start। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जो भी सब इक्वेशन रहती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इन सब में जो s है वो s डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना उसको। और जब तक कोई ऑब्जेक्ट रिवर्स ना हो जाए किसी इंटरवल के अंदर, तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम केस तो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो शॉर्टेस्ट पाथ वही रहेगा। लेकिन अगर कहीं एक ऑब्जेक्ट लाइन पे चलता हुआ रिवर्स हो गया, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया और वापस आया, तो इस टोटल टाइम में अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आंसर इज 0, बट डिस्टेंस जो है वो पाथ आपके पास दोनों का सम होना है। तो यहां ये पॉइंट समझना है कि डिस्टेंस, अब केस क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में आपके पास किसी इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जब जहां इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो फिर रिवर्स तो होना ही नहीं है ना, तो फिर एक ही लाइन पे चलते हुए जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां अलग से कोई पूछता भी नहीं है। यहां स्पेसिफिकली क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है अपोजिट इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे केस में आपसे ये बात पूछी जा रही है। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 seconds आफ्टर द स्टार्ट? पार्ट 1। पार्ट 2, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 seconds आफ्टर द स्टार्ट? सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 seconds आफ्टर द स्टार्ट। थर्ड पार्ट, after what time interval will it pass through initial position? पार्ट थर्ड में after what time interval will it pass through the initial position? पार्ट 4, what is the distance and displacement? पार्ट 4, what is the distance and displacement in 12 seconds after the start? What is the distance and displacement in 12 seconds after the start? Part 5, what will be its velocity? What will be its velocity after number 1 4 seconds, number 2 8 seconds? ठीक है। देखो, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, मैंने पॉइंट ए मान लिया इनिशियल पॉइंट, और इस पर जो एक्सेलरेशन एक्टिंग है वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है, इसको आप u नाम दे दीजिए, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि अगर मैं इसको पॉजिटिव
डायरेक्शन एज्यूम करूं तो u है +10 और a है -2। और होना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन होते हुए इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आना है और फिर रिवर्स में स्पीड अप होना है। रिवर्स में स्पीड अप होते हुए ये ए पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। ये पॉइंट पर वापस होना है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स है, तो ये इसको रिवर्स इस डायरेक्शन में ले जाती जाएगी। अरे समझे? तो अगर जब तक वेलोसिटी 0 हुई उतने टाइम में आप पूछें तो जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम ही होगा। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम ही होगा। और अगर कहीं वो रिवर्स हो गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। यानी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो s = ut + ½ at² ही यूज कर सकते हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन हो और डिस्टेंस की कहीं बात पूछी जा रही हो तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जो टाइम इंटरवल गिवन है, क्या वो टाइम इंटरवल वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लगता है उससे कम है या उससे ज्यादा है। मैंने क्वेश्चन में 2 पार्ट बनाए। पहले पार्ट में पूछा है 4 सेकेंड्स, दूसरे में पूछा है 7 सेकेंड्स। आप देखें इस u से और इस a से इस v को 0 कितने टाइम में होना है, तो 0 = 10 - 2t। सॉल्व करें तो t आता है 5। यानी बिगिनिंग से 5 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 होनी है। तो एक बार फर्स्ट पार्ट में इंटरवल दिया 4 सेकेंड्स, यानी वो यहीं कहीं बीच में है। तो 4 सेकेंड्स में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है 7 सेकेंड। 7 सेकेंड इज मोर देन 5 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड में तो रिवर्स हो चुका है, तो उसका डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस ज्यादा है। अरे समझ में? तो फर्स्ट पार्ट इतना चेक करने के बाद फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं करना है, s = ut + ½ at²। और ध्यान रखना है डायरेक्शन को साइन देके चलना पड़ेगा। हमने इसको इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, तो आपके पास ये s, u है +10 और t है 4 और a है -2 और t है 4। तो s सॉल्व होके आ रहा है 40 - 16। 40 - 16 आपके पास बनता है 24 और s सॉल्व होके आ रहा है पॉजिटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ ही है। तो डिस्टेंस भी 24 और डिस्प्लेसमेंट भी 24। ये हुई 4 सेकेंड्स की बात। अब नेक्स्ट बात करें 7 सेकेंड्स की, तो सेम यही क्वेश्चन यूज होनी है। यहां खाली t7 हो जाना है, ठीक है। तो आपके पास 7 और यहां भी 7, तो ये बना 70 और -49, यानी ये बना 21। क्या बना है? 21, यानी डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस नहीं है। ये पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 7 सेकेंड में डेफिनेटली रिवर्स हो चुका है। रिवर्स होकर के ये 21 मीटर अवे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और प्लस साइन है तो मतलब इस तरफ ही है। आप समझे इस बात को? हो सकता है आपको ऐसा टाइम दे दिया जाए जिस टाइम में ये यहां से होकर रिवर्स यहां कहीं है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन आएगा कि उतने टाइम इंटरवल के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट में है। अरे उसमें तो 7 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है 21। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस ए से ये पाथ और फिर रिवर्स में ये पाथ। समझ रही बात? तो यहां से डिस्टेंस सॉल्व करना है तो आपने ये ढूंढना पड़ेगा कि ये पॉइंट 0 कितने पाथ में ये 0 होता है। तो 0² - 10² = 2
-10s, ए से सपोज ये पॉइंट जहां भी 0 होती है इसका नाम बी है, तो ए से बी मैंने ये क्वेश्चन लिखा, माइनस कैंसिल हो गया, तो एस आता है 100 बाय, सॉरी ए है 2, ए है 2 और 100 बाय 4 यानी कि 25 मीटर, यानी यहां से 25 मीटर अवे वो पॉइंट है जहां इसकी भी 0 होती है, और 7 सेकेंड्स के बाद वो यहां से 21 है, इसका मतलब 25 चल के रिवर्स चला, तो ये कितना पाथ हो गया, ये हो गया 4, तो 25 और 4 ऐड करेंगे तो डिस्टेंस इन 7 सेकेंड्स आएगा 29 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा 29 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 21। और ये भी समझे, जैसे हमने ये केस किया था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां समझो, जैसे ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी पहले 5 सेकेंड में पॉजिटिव फिर 2 सेकेंड में नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो आपके पास ऐसे सब केसेस में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बने होते हैं तो वो कुछ ऐसा सा ग्राफ रहेगा, जैसे ये v डिक्रीज होती हुई और फिर नेगेटिव में बढ़ रही है, लाइक दिस। यानी आपको जिस इंटरवल में 0 से 7 सेकेंड्स, तो 0 से 5 सेकेंड पॉजिटिव एरिया है और 5 to 7 सेकेंड्स नेगेटिव एरिया है। यानी जब भी एरिया से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से कभी डील करते होंगे तो वहां भी ये बात समझ के रखें कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ये पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ये +25 और ये -4, तो आंसर हुआ +21। और यहां भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस में साइन नहीं लेना, ये पाथ हो गया 25, ये पाथ हो गया 4, तो डिस्टेंस हो गया 29। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये इनिशियल पोजीशन से पास करेगी। देखो, जब ये एस डिस्प्लेसमेंट आपको किसी भी इंटरवल में डिस्कस होता है, यानी आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, तो कितने टाइम में ये इनिशियल पोजीशन पे वापस होगा, ऐसा पूछना। ऑल्दो ये सब सॉल्व हो चुका है, यहां से यहां 5 सेकंड लगे तो रिवर्स भी 5 ही लगने, तो आंसर 10 सेकंड्स है। लेकिन मान लो खाली थर्ड पार्ट ही दिया हो, तो आप इसी इक्वेशन में ये इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि कितने टाइम के बाद ये वापस यहां होगा, यू पुट s = 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और +10t -12 × 2t², इट इज 10t = t² और इट गिव्स यू t = 10। यानी डायरेक्ट आपके पास ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इस लाइन पे चलते हुए जैसे टी पुट करके डिस्प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम के बाद वापस यहां होगा, कितने टाइम के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर लेफ्ट में होगा। तो आपने पाथ नहीं देखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज ओनली -5, वो -5 पुट कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट पूरा टाइम आ जाएगा। अरे समझे। देन फोर्थ पार्ट पूछा है कि डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट 12 सेकेंड्स, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही इक्वेशन है। अब 12 सेकेंड्स आप देखें सॉल्व करके, ये 10 × 12 और ये ½ -2 12², तो s आ जाता है 120 -144, इट इज -24। यानी ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 24 लेफ्ट में है, तो ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट इज पाथ, व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज 25 + 25 + 24। पाथ इज 25 + 25 50 + 24 74, और 4 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स वेलोसिटी, कोई भी इंटरवल हो उसमें कुछ सोचना नहीं है कि रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, v = u + at। लेकिन समझना है कि जब ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा अगर इंटरवल दे दिया है, जैसे मैंने 2 पार्ट बनाए 4 और 8, तो डेफिनेटली एक 4 तो 5 से लेस है, रिवर्स हुआ है,
और 8 क्या है, 5 से ज्यादा, तो रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद v की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। आप इस इक्वेशन में u है 10 -2 इंटू 4, तो आता ना +2, यानी 4 सेकेंड्स पर उसकी वेलोसिटी 2 है इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसी में t को पुट करता हूं 8, तो 10 - 16 क्या आंसर आता है, -6। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, -6 इज करेक्ट। रिवर्स हो चुका है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड है 6। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ केस जिसमें ये सारी बातें जो मैंने डिस्कस की, कोई भी एक पार्ट पूछते हैं क्वेश्चन में, बट ये सब पूछी जाती है, तो इस सारी बात को आप अंडरस्टैंड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।